हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है हृदय और उसे हम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद में रक्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रक्त होता क्या है ये देखते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है दोस्तों। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करता है, जैसे नाम से पता, संयोग करता हो एक अंग से दूसरे अंग में। यानी इस हाथ से इस हाथ में कनेक्टिविटी कौन करेगा? रक्त करेगा। पोषक पदार्थ लेके जाएगा, यूरिक अम्ल लेके जाएगा, ऑक्सीजन, CO2 सबका परिवहन कौन करेगा? वो करेगा रक्त। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कौन लेके जा रहा है? रक्त लेके जा रहा है। सिंपल सी बात। तो रक्त क्या हो गया? संयोजी को तो होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रक्त की प्रकृति कौन सी होती है? तो वो क्षारीय होती है। स्वाद में क्षारीय होगा वो। इसका मतलब उसका pH कितना होगा? 7.4 pH। ठीक है। क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ये क्या है? एक संयोजी ऊतक है। इसका मैं बात करूं तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका pH होता है 7.4। एक वयस्क व्यक्ति की बात करें, यानी कि मैं मेरी बात करूं, तो रक्त कितना होता है? एक वयस्क माने एक अडल्ट मैन में कितना रक्त होगा? अडल्ट मैन में कितना रक्त होता है? ये होता है 5.5 लीटर। ठीक है। और अडल्ट वुमन में कितना होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अडल्ट वुमन ये होगा अपना 5 लीटर, थोड़ा कम होता है। ठीक है। रक्त की बात करूं मैं आगे, तो रक्त में मैं डिवाइडेशन करना चाहूं, रक्त को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के देखूं तो इसमें कौन कौन से संगठन होंगे? तो देखिए बेसिकली 2 संगठन होंगे इसमें। एक तो होगा प्लाज्मा और एक भाग निकलेगा अपना कौन सा? कणिका वाला। ये कणिका वाले भाग को भी मैं डिवाइड करूंगा। तो एक तो WBC होगी, एक RBC होगी और दूसरी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करेगी? रक्त का थक्का जमाने में काम करेगी। RBC क्या काम करेगी? RBC रेड ब्लड सेल होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायता प्रदान करती है। और WBC क्या काम करेगी? सिंपल सी बात है, WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने में काम करेगी। व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम बोलते हैं, कड़ी हो गई। अभी चलते हैं प्लाज्मा वाले भाग में। प्लाज्मा वाला भाग होता है पानी वाला भाग। पानी तरल होता है। ठीक है। तरल वाला भाग होता है। कितना परसेंट होता है? टोटल रक्त में 55% भाग होता है प्लाज्मा का। इसमें कणिका की बात करूंगा तो इसमें 45% भाग होता है किसका? कणिका का। ठीक है। इसमें होता है पानी। प्लाज्मा क्या काम करेगा? प्लाज्मा किस रंग का होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लाज्मा किस रंग का होगा? प्लाज्मा होगा पीले रंग का तरल पदार्थ। ठीक है। पीले रंग का तरल पदार्थ होता है ये। इसमें क्या क्या पाई जाती है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें यूरिया पाया जाएगा, इसमें यूरिक अम्ल पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा CO2, ऑक्सीजन। ठीक है। और रक्त स्कंदन पदार्थ, जैसे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। और क्या पाया जाएगा दोस्तों? इसमें रक्त स्कंदन पदार्थ हो गया। रक्त प्रतिस्कंदन पदार्थ भी आता है। प्रतिस्कंदन पदार्थ यानी एक तो होता है रक्त स्कंदन, यानी स्कंदन का मतलब है ब्लड का थक्का जमाने वाला पदार्थ। कौन कौन से होंगे? थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, है ना। और जैसे रक्त प्रतिस्कंदन की बात करूंगा मैं, तो रक्त प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा हो गया? जो रक्त को जमने ना दे। यानी हमारी रक्त सिराओं में रक्त बहता रहता है। कभी आपने नोटिस किया कि ये रक्त जम क्यों नहीं रहा? क्यों बाहर आते तो जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है, पर अंदर क्यों नहीं जम रहा? अंदर इसलिए नहीं जम रहा क्योंकि इसमें पाया जाता है हिपेरिन नाम का पदार्थ। हिपेरिन जो जमने नहीं देता। ठीक है। हिपेरिन नाम का हिपेरिन पाया जाता है। ठीक है। जो इसे जमने नहीं देता है। और क्या परिवहन करेगा प्लाज्मा में? क्या होगा? हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। तो हार्मोन्स पीले रंग का तरल पदार्थ है।
इसमें पाया जाएगा यूरिया, यूरिक अम्ल, CO2, ऑक्सीजन, रक्त परिस्कंदन पदार्थ, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन्स और हिपेरिन्स और हार्मोन्स। ठीक है, अब चलते हैं WBC की ओर। WBC में क्या क्या होता है इसे मैं मिटा रहा हूँ कि रक्त एक तरल संयोजी पदार्थ है, ये सारी प्रतिकृति का होता है। इसका 7.4 हो गया। अडल्ट मेल में 5.5 लीटर पाया जाता है, अडल्ट वुमेन में 5.5 लीटर पाया जाएगा। इसका अध्ययन क्या कहलाया जाता है? इसका अध्ययन कहलाएगा हिपेटोलॉजी, यानी रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिपेटोलॉजी कहलाएगा। रक्त का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाएगा। मैं बात करूंगा कि हाँ हिपेटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं RBC की, इसे मिटा रहा हूं मैं। अब बात करता हूँ RBC की। RBC जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल। दोस्तों RBC को बोलते हैं लाल रक्त कणिका। ठीक है, लाल रक्त, ये देखो नाम की सेल है, इसमें सेल तो लगा हुआ है पर नाम की सेल है, यानी कि ये सेल जैसे कुछ काम नहीं करती। ठीक है, इसे इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ये भी नोट कर लेना है, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये देखो रक्त, ये क्या होती है? देखो सेल से, पर सेल जैसे काम क्यों नहीं करती? देखो RBC सेल जैसा कुछ काम नहीं करती है ना, सेल नाम है पर सेल नहीं है। ठीक है, ये क्या होती है? देखो अंदर से क्या होती है, क्यों होती है ये सेल जैसे काम क्यों नहीं कर रही? ये अंदर से होती है खोखली। अंदर से क्या होती है? खोखली। यह अंदर से होती है खोखली। खोखली का मतलब ये अंदर से खोखली होती है, देखो इस टाइप की। अगर आप एक चून आटा देखा होगा, उसे गीला करते हैं, मम्मियाँ रोटी बनाती है, उसे दबा दोगे आप बीच में से, तो वो जो आकार बनेगा वो आकार होता है किसका? RBC का। सिंपल से इतनी सी बात हम ध्यान रखना। तो RBC का आकार होता है, अंदर से ये खोखली होती है। ठीक है, ये इस टाइप की। और सेल जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रही दोस्तों? क्योंकि देखो सेल्स होती है ना, ये इसके आकृति डंबलाकार होती है, द्विअवतलाकार हो गई। ठीक है, द्विअवतलाकार है, इसकी आकृति डंबलाकार बोल दो, द्विअवतलाकार बोल दो, द्विअवतल जैसे शेप, दो अवतल जैसे शेप है, द्विअवतलाकार हो गई, है ना। डंबलाकार, डंबल जैसे है, डंबल उठाने वाले डंबल, बॉडी बनाने वाले डंबल, डंबल जैसे हैं, तो डंबल जैसे हो गई। अंदर से खोखली होती है। सेल्स की मैंने क्या विशेषता बताई थी? सेल्स क्यों नहीं? ये सेल्स की विशेषता इसलिए मैंने बताई थी कि उसमें होता है केंद्रक, तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। पहली बात, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो यहां लिख लेते हैं अपन, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। पर देखो दोस्तों, साइंस के अंदर परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसका मतलब साइंस के अंदर अपवाद बहुत ज्यादा है। क्यों है अपवाद? क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ अलग विभिन्नताएं तो आ ही जाती है, फिक्स कुछ नहीं होता। इसमें अपवाद भी है। क्या? इसमें देखो RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, पर अपवाद की बात करेंगे, अपवाद ज्यादा पूछ जाता है। एक तो ऊंट व लामा, ऐसे जंतु है ऊंट व लामा जिनकी RBC में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ऊंट व लामा की RBC में क्या पाया जाएगा दोस्तों? केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, ऊंट व लामा की RBC में, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें नहीं होता राइबोसोम्स, इसमें नहीं पाया जाता लाइसोसोम, इसमें नहीं पाया जाता क्या? गोल्जी बॉडी, और इसमें नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता, यह सब चीजें नहीं पाई जाती। लाइसोसोम नहीं पाया जाता दोस्तों, ये मैंने नोट किया। लाइसोसोम का कार्य क्या बताया था मैंने कि यह लाइसोसोम क्या करती है? किसी भी पदार्थ को, किसी भी सेल्स को खा जाती है। ठीक है,
नष्ट करने का काम करेगी लाइसोसोम। तो लाइसोसोम है ही नहीं तो ये नष्ट कौन करेगा दोस्तों, नष्ट होगी है। नष्ट को कहाँ पर होगी, ये अपने आप नष्ट होती है। इसका जीवन काल कितना होगा 120 दिन। जीवन काल कितना होगा, जीवन काल, इसका जीवन काल होता है 120 दिन तक जिंदा रहेगी फिर मर जाएगी। ठीक है, अब ये मरेगी तो ये लाइसोसोम तो है नहीं, सब पचा ही नहीं रहा, तो जाएगी कहाँ दोस्तों, ये जाएगी प्लीहा में। तो प्लीहा, प्लीहा में क्या होगी, ये नष्ट होती है, प्लीहा के अंदर ये होगी नष्ट। ठीक है, तो ये प्लीहा के अंदर नष्ट होती है, इसलिए है प्लीहा, यानी आरबीसी मरती है और प्लीहा के अंदर आगे जाके स्टोर हो जाती है और प्लीहा इसे खत्म करती है। तो आरबीसी प्लीहा को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रगाह। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोल देंगे, प्लीहा को बोल देंगे आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, इसमें गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती, लाइसोसोम नहीं पाया जा रहा, तो लाइसोसोम का कार्य कौन करेगा, प्लीहा करेगी। प्लीहा का मतलब ये आरबीसी का कब्रिस्तान इसलिए ही कहलाता है। ठीक है, ये खोखली है तो देखो इसमें कुछ चीज नहीं पाई जा रही, तो इसका फायदा है क्या खोखली का, तो फायदा क्या है मैं बताता हूँ। फायदा ये है कि ये खोखली है तो इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में आ जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में आ सकता है। हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में किसी भी आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन का काम क्या बताया था मैंने, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। ऑक्सीजन को कैरी करना हीमोग्लोबिन का काम है। हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये कोशिका यानी एक आरबीसी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का परिवहन कर पाएगी, अपने अंदर ले पाएगी। तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होगा तो ज्यादा मात्रा में शरीर प्रशस्त होगा। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया हो गया। ठीक है, अब ये आरबीसी का कब्रिस्तान हो गया, पर आरबीसी बनेगी कहाँ, आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा दोस्तों। आरबीसी का निर्माण दो अवस्थाओं में, शरीर की दो अवस्थाओं में, दो जगह से होता है। एक तो भ्रूणीय अवस्था में, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसे कहते हैं भ्रूणीय अवस्था। अब ये भ्रूणीय अवस्था में होगी जिस समय, तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करेगा, भ्रूणीय अवस्था में देखिए, भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण करेगा कौन दोस्तों, अपना यकृत, जिसे हम लिवर भी कह देते हैं। और ये तो भ्रूणीय अवस्था की बात हो गई, पर भ्रूणीय अवस्था तो 9 महीने की होती है ना बच्चों की, फिर बड़े होगा तब कौन करेगा, तो बड़े होंगे यानी वयस्क में बोन मैरो। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है दोस्तों क्या, कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, तो भ्रूणीय अवस्था के लिए पूछेगा तो आपने उत्तर देना है यकृत में होगा, लीवर में होगा। और वयस्कों में पूछेगा तो ये बोन मैरो में होगा। ठीक है, बोन मैरो क्या होता है, ये लंबी हड्डियां पाई जाती है जिसके बीच में एक चॉकलेटी कलर का तरल पदार्थ पाया जाता है, वो निर्माण करता है आरबीसी का, चॉकलेटी कलर का। आपने कभी मीट खाई हो तो उसमें मीट के अंदर जो हड्डियां खाते हैं उसे दबा दबा के निकालते हैं, नली नली बोलते हैं उसे, तो वो नली में से वो कुछ पदार्थ निकलता है काला काला, उसे बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, तो वो बोन मैरो निर्माण करता है आरबीसीज का। और आरबीसीज का मेन काम क्या है, कार्य की बात करूंगा तो इसका कार्य हो गया ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका कार्य हो गया। दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जिससे पहले मैं मिटा देता हूं कि कार्य क्या हो गया, ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का। दोस्तों आरबीसी में क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है शरीर में, शरीर में संख्या, संख्या के बारे में तो पूछ सकता है ना दोस्तों, हाँ तो पूछ सकता तो है। तो संख्या कितनी होगी, वयस्कों में कितनी होगी, वयस्क नर में
जिसे अडल्ट भी बोलते हैं, है ना, अडल्ट पुरुष में और वयस्क मादा में, अडल्ट वुमेन में कितनी होगी? दोनों में अलग अलग होती है दोस्तों। कितनी होगी? देखो, वयस्क नर में होगी 50 लाख mm³ और मादा में कितनी होगी? 50 लाख mm³। ठीक है, नोट कर लेना ये 50 लाख mm³ होगी वयस्क नर में और वयस्क मादा में होगी 45 लाख mm³। ठीक है, अब ये संख्या कम भी तो होती है, खूब सारी कंडीशनें होगी कम होने की। देखिए, शरीर में कुछ गड़बड़ियां हो जाती है जिसके कारण ही इसकी संख्या कम हो जाती है ना। कई सारी बीमारियां भी होगी। तो कम होने की, जैसे कम होना, आरबीसी का गिरना। ठीक है, आरबीसी का गिरना की बात करूंगा। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैंने कई बार बताया है कि एनीमिया रोग, एनीमिया रोग होता है आरबीसी का से कम होने को। आरबीसी के कम होने को बोलते हैं एनीमिया। क्या? एनीमिया, आरबीसी के कम होने को। लिख देता हूं यहां पर, आरबीसी के कम होने को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं, आरबीसी का कम होना। ये देखो, B12 की कमी से भी हो सकता है। ठीक है, कुछ बीमारियां रोगों की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, आरबीसी का, या हम चलते हैं, हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तब भी हो सकता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता कम हो जाएगी। अब कमी हो गई तो अधिकता भी तो हो सकती है दोस्तों, आरबीसी की अधिकता भी तो हो सकती है। तो अधिकता की बात करूंगा तो अधिकता तो बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। अधिकता को बोल देंगे पॉलीसाइथेमिया। ये जो आरबीसी की अधिकता को, जैसे आरबीसी की संख्या में, आरबीसी की संख्या में अधिकता, ये कब होगी दोस्तों? अगर आप रहते हो पहाड़ी वाले इलाके में रहते हैं ना, जो भी आदमी पहाड़ी वाले इलाके में रहता है ना, आप जाओगे ना तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर आरबीसी की कम संख्या बढ़ जाती है, हमें इतना भाग दौड़ की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं ना, उन्हें ऑक्सीजन, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा सही होती है। अब अपन शारीरिक श्रम नहीं करते, खड़े हो रहे हैं, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती ऑक्सीजन की, तो वो क्या होता है, नॉर्मल होती है क्या, आरबीसी संख्या। पर जो ऊंचाइयों में रहते हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं, तो इसमें क्या होती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो शारीरिक श्रम करने पर, शारीरिक श्रम करने पर या शारीरिक श्रम करने पर या ऊंचाई वाले इलाकों में रहने पर। ठीक है, गोरखा नाम के सैनिक सुने होंगे आपने, भारत के गौरव गोरखा, जो नेपाल से आते हैं। ठीक है, नेपाल से सबसे ज्यादा भर्ती होती है गोरखा की। अब ये गोरखा होते हैं ना, तो गोरखा है ना, इन्हें पहाड़ी इलाकों में ज्यादा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नेपाल में है पहाड़ी इलाका, और चाइना में क्या हो, लद्दाख साइड के एरिया में इन्हें देते हैं पोस्टिंग। अब चाइना वाले है ना, इनसे गोरखा से इसलिए हारते हैं क्योंकि ये तो पहाड़ियों में आराम से सर्वाइव कर जाते हैं, पर चाइना वाले नहीं कर पाते। इसलिए गोरखा है ना, गोरखा में ज्यादा जाते हैं नेपाली लोग ज्यादा होते हैं गोरखा के अंदर, क्योंकि वो होते हैं पहाड़ी वाले इलाका में और उन्हें पहाड़ी की नॉलेज होती है। वो पहाड़ियों में रहते हैं तो उनकी आरबीसी की संख्या भी अधिकता होती है, तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती है लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में भी। ठीक है, अब देखो आरबीसी हो गई। अब आरबीसी कैरी करती है किसको? हीमोग्लोबिन को। किसको? हीमोग्लोबिन को। ठीक है, HB से डिनोट कर रहा हूं मैं। अब मैं इस हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आरबीसी को कैरी कौन कर रहा है? ऑक्सीजन को कैरी कौन करती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। आरबीसी को कैरी कौन कर, वो आरबीसी कैरी किसको करती है? आरबीसी के अंदर होता क्या है? मेनली हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का दोस्तों मेनली कार्य यही है कि ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है।
अब देखिए हीमोग्लोबिन के दो टुकड़े करता हूं मैं पहले। एक तो बनेगा हिम, दूसरा बनेगा ग्लोबिन। अब ये हिम होता है, ये होता है लौह तत्व, और ग्लोबिन होती है ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है। दोनों को मिलाकर ये काम क्या करेगी, ये करेगा ऑक्सीजन को पकड़ने का। ऑक्सीजन के अणु लिख देता हूं यहां पर। ऑक्सीजन के अणु को पकड़ने का कार्य है, ठीक है। ऑक्सीजन को पकड़ने का कार्य कौन करता है, ये करेगी अपनी हीमोग्लोबिन। दोस्त आपने सुना होगा कि खून कम हो गया, जब डॉक्टर जांच करता है तो इसके कहता है इसमें खून कम हो गया, ये आम भाषा में बोल जाता है कि खून कम हो गया। तो खून कम हो गया, ये खून तो सब में बराबर होता है, ठीक है। खून का कलर तो सब में बराबर होगा, ठीक है, पर खून कम हो गया इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया। हीमोग्लोबिन कम हो गया, ठीक है। आरबीसी क्या होती है, आरबीसी होती है लाल, ठीक है। जिसका खून ज्यादा होता है उसको ब्लड क्या होगा, थोड़ा गाढ़ा होता है। तो हीमोग्लोबिन का अणु होता है वो हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो ऑक्सीजन के अणु को पकड़ने। अब वो कहता है कितना हो गया, 12 हो गया, कोई का 9 हो गया, किसी का 10 हो गया, है ना, किसी का 12 हो गया। तो इस तरह तो इसकी नापते कैसे हैं इसे, इसको नापते हैं ये 12 से लेके 17 के बीच में जिसका भी हीमोग्लोबिन होता है वो सही होता है 12 से लेके 17 mg/dl, ठीक है। dl का मतलब हो गया एक dl में 100 ml होता है, ठीक है। तो इसकी मात्रा के 12 से लेके 17 के बीच में नापी जाती है कि यहाँ तक तो सही है, 9 तक भी सही होता है। लड़कियों में कम पाया जाता है तो उसमें 12 होगा, किसी में 7 होगा, ठीक है। पर जब मान लो आप 8 से नीचे में लड़कियों में क्यों कम होता है, लड़कियों में ज़्यादा एनीमिया पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा, वो कई कारणों की रीजनों की वजह से होता है। तो 12 से लेके 17, ठीक है। कितना इसको नापने की इकाई होगी 12 से लेके 17, किसको नापने की, ये हो गई हीमोग्लोबिन को नापने की इकाई हो गई, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कितनी 12 से लेकर 17 mg/dl, एक dl में कितनी होगी 100 ml होता है, ठीक है। ग्लोबिन एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है जो अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, ये अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। और ये हीम होता है, हीम का मतलब हो गया आयरन या लौह तत्व, ठीक है। अब देखते हैं कि रक्त में आदान करते हैं, रक्त में ऐसा क्या पाया जाता है, रक्त के आरबीसी के ऊपर कुछ संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें देख लेते हैं पहले। देखो आरबीसी को देखते हैं, देखिए देखो एक आरबीसी के ऊपर पाया जाता है एंटीजन, क्या आरबीसी के ऊपर पाए जाएंगे एंटीजन। अगर एंटीजन ए होगा, ठीक है, अगर एंटीजन ए होगा तो आरबीसी के ऊपर पाया जाएगा एंटीजन, तो रक्त समूह बोल देंगे अपन, वो रक्त समूह हो गया ए, ठीक है। अगर आरबीसी के ऊपर होगा एंटीजन बी तो उसे बोल देंगे रक्त समूह बी। अगर एंटीजन होगा ए और बी तो उसे बोल देंगे रक्त समूह ए और बी। अगर उसके अंदर होगा रक्त समूह एंटीजन कुछ भी नहीं होगा, है ना, 0 से डिनोट कर रहा हूं इसे, तो रक्त समूह को बोल देंगे 0, ठीक है। अब अगर एंटी वो हो गया रक्त समूह की बात हो गई, रक्त समूह ये हो गया। अगर एंटीजन पाया जाएगा, ठीक है, एक रक्त समूह के अंदर क्या होता है, एंटीजन ए है, तो इसका विपरीत क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडीज पाई जाएगी। तो एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज की बात करते हैं। अगर रक्त समूह होगा ए तो रक्त समूह होगा ए तो इसका मतलब है उसके अंदर है एंटीजन ए। एंटीजन ए का मतलब हो गया कि उसके अंदर एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी हो गई उसके विपरीत बी, तो एंटीबॉडी पाई जाएगी बी। अगर बी है तो उसके अंदर पाया जाएगा एंटीबॉडी ए। अगर ए बी एंटीबॉडी है, यानी एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी का काम क्या है, बेसिकली एंटीजन को खत्म कर देना, किल कर देना। तो अगर एंटीजन ही हो गया ए बी तो उसके अंदर एंटीबॉडी पाई नहीं जाएगी, नहीं तो ये अगर एंटीबॉडी पाई जाएगी तो या तो एंटीबॉडी ए हो या बी हो, ये तो एंटीजन
ए बी को तो खत्म ही कर देगी किसी भी हालत में। देखो एंटीबॉडी कुछ भी हो, सिंपल सी बात है। देखो अगर मेरे पास एंटीबॉडी, मेरे ए बी है, ठीक है, रक्त समूह, एंटीबॉडी एंटीजन को खत्म करती है, सिंपल सी बात, ये ध्यान रखना। इसलिए ये विपरीत होती है। अगर एंटीबॉडी ए होगी तो और एंटीजन भी ए होगा, तो ये दोनों आपस में एक एंटीजन को खत्म कर देगी और रक्त को खराब कर देगी, ठीक है। इसलिए देखो, इसलिए अगर मेरे पास एंटीजन ए बी है तो मैं बेसिकली एंटीबॉडी ए हो या बेसिकली एंटीबॉडी बी हो, दोनों में से कौन सी भी एंटीबॉडी हो जाए, ये तो रक्त को खत्म कर देगी, रक्त का क्लोटिंग कर देगी, रक्त को जमा देगी, रक्त को फाड़ देगी, ठीक है। तो एंटीबॉडी अगर ए बी होगी तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास तो एंटीबॉडी होनी नहीं चाहिए एंटीजन, अगर मेरे पास ए बी है तो। अगर मेरे पास एंटीजन ही नहीं है दोस्तों, तो एंटीबॉडी ए हो या बी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी मारेगी एंटीजन को। एंटीजन होगा, देखो एंटीबॉडी मारती है एंटीजन को। अगर मेरे पास एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी मारेगी किसे दोस्तों? तो इसके अंदर ए और बी होगा, सिंपल सी इतनी बात होगी, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि एंटीजन ए वाला दे सकता है क्या एंटीबॉडी बी को? देखिए रक्त आदान की बात करेंगे, वो और भी डिटेल से बात करेंगे, तो मैं बात करूंगा। वो कहते हैं ना कि मेरे पास वो है क्या, मेरा रक्त समूह क्या है, मेरा रक्त समूह है ए, है ना। तो ए वाला ए को दे सकता है, ऐसे बोलते हैं ना कि ए वाला तो ए को दे सकता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है, तो इसलिए दे सकता है क्योंकि एंटीजन का मतलब हो गया रक्त समूह। एंटीजन डिनोट करता है बेसिकली रक्त समूहों को। तो मेरे पास एंटीजन ए, मेरा रक्त समूह ए है, तो इसका मतलब मेरे पास एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। और मैं जब भी मेरे पास एंटीबॉडी बी पाई जाएगी तो मैं क्या करूंगा, रक्त समूह बी तो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? रक्त समूह बी क्यों नहीं, ब्लड ग्रुप बी वाला क्यों नहीं ले सकता? क्यों? क्योंकि मेरे पास पाई जा रही है एंटीजन ए, ठीक है। तो मैं लूंगा, किससे लूंगा मैं? ब्लड किससे ले सकता हूं मैं? ब्लड का आदान किससे कर सकता हूं? मैं ले सकता हूं एंटीबॉडी, मेरे पास एंटीजन ए है, यानी रक्त समूह ए वाला ले सकता है रक्त समूह केवल ए से, ठीक है। रक्त समूह बी वाला ले सकता है केवल बी से, ये ए बी से भी ले सकता है, ठीक है, और ओ से, ठीक है, और ले सकता है ये ओ से, क्योंकि उसमें पाई नहीं जा रही एंटीबॉडी। बी वाला ले सकता है बी से और ओ से। देखिए दोस्तों मेरे पास रक्त समूह ए बी है, ठीक है, तो मेरे पास एंटीजन है ही नहीं, एंटीबॉडी है ही नहीं, तो मेरे पास एंटीबॉडी है ही नहीं तो मारेगी किसे? तो मैं दोनों के पास ले सकता हूँ, यानी ए और बी वाले के पास भी ले सकता हूँ, ओ के पास भी ले सकता हूँ, और ए बी वाले के पास भी ले सकता हूँ। सिंपल सी बात, अगर मेरे पास ए बी है तो यानी मैं सबके पास ले सकता हूँ। ए बी ड्यूलस सबको मार सकता है ना, तो सबके पास ले सकता है। अब ओ वाला क्या करेगा? देखो अगर मेरे पास रक्त समूह ओ है, यानी मेरे पास एंटीजन, रक्त समूह मेरा ओ है, इसका मतलब मेरे पास एंटीजन कौन सा हो गया? ओ, यानी मेरे पास एंटीजन है ही नहीं, तो मेरे पास एंटीजन है ही नहीं, देखो एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीबॉडी तो कौन सी होगी? मेरे पास ए बी है, तो मैं तो कोई सा भी रक्त लूंगा ना, ए बी वाला है ना, यानी ओ वाला, मैं यानी ओ हूँ, तो मैं किसी से भी रक्त लूंगा ना, तो मेरे पास एंटीबॉडी कौन सी है? ए बी है, तो मैं सभी ए को लूंगा, बी लूंगा, ओ लूंगा या ए बी लूंगा, तो सबको ही खत्म कर देगा ये एंटीबॉडी। तो ये किसी के पास रक्त नहीं ले सकता ओ वाला, तो ओ वाला रक्त ले सकता है केवल ओ के पास, केवल ओ के पास ही रक्त ले सकता है। बात पूछी जाए कि सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है? या सर्वग्राही रक्त समूह? देखिए रक्तदाता मैंने क्या बताया, सर्वग्राही। ये देखो सबके पास ले रहा है, कौन है ये? ए बी है, ठीक है, ए बी सबके पास ले रहा है, तो ये रक्त समूह सर्वग्राही हो गया। मेरा एंटीजन ए बी है तो मैं सर्वग्राही हूँ, ठीक है, सबके पास ले सकता हूँ। इसमें भी अगर पूछा जाए आगे तो ये पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव सबके पास ले सकता है। मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, तो मैं सबके पास ब्लड ले सकता हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी लग जाएगी खून बहेगा तो मैं सब किसी के पास उठा के ले सकता हूँ रक्त को। सर्वदाता रक्त समूह किसे बोलेंगे? जो सब दातार हो। दातार कौन है? दातार है ओ दातार है, ठीक है, वो दे रहा है। देख धन लूटने वाला ज्यादा देता है ना, उसे बोलते ओ इतना धन दे रहा है, तो ऐसे याद रखना ओ क्या है? सर्वदाता रक्त समूह है।
ओ में भी अगर ये पूछ ले कि कौन सा परफेक्ट पूछेगा तो ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव सर्वदाता रक्त समूह होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आर एच फैक्टर क्या होता है। इसे मिटा रहा हूँ और समझा रहा हूँ मैं, अभी एक और सारणी डायरेक्ट बनाऊंगा, उसे और भी बता दूंगा मैं आपको। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आर वो रक्त समूह की खोज किसने की, तो की थी कॉल लैंड स्टेनर ने, कॉल लैंड स्टीनर ने। ठीक है, और एक और पूछा था भाई आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी, आर एच फैक्टर की खोज की थी दोस्तों लैंड स्टीनर व विनर ने। किसमें की थी, मकाका नाम के बंदर में की थी। अब ये आर एच फैक्टर का देखो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर क्या है। आरबीसी के सप्ताह में एक लैंडस्टर विनर ने एक चीज खोजी, क्या खोजी कि आरबीसी की सतह में एक चीज पाई जा रही है, किसे, जिसे आर एच फैक्टर बोलते हैं। आरबीसी की सतह पर पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, आर एच फैक्टर बोल देंगे या आर एच कारक बोल देंगे। बेसिकली ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आर एच फैक्टर आरबीसी की सतह पर आर एच फैक्टर होगा तो उसे बोल देंगे पॉजिटिव, और अगर आर एच फैक्टर नहीं होगा, ये उपस्थित होगा तो बोल देंगे पॉजिटिव, ये अनुपस्थित होगा तो इसे बोल देंगे क्या, नेगेटिव। आर एच कारक को, आर एच फैक्टर को। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि एक डायरेक्ट वो बना रहा हूँ सारणी, उसमें देख लेना आप कि रक्त किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते, वो और समझाता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों मैं सारणी के माध्यम से थोड़ा रक्त समूह किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते, ब्लड किसको डोनेट कर सकते हैं और किसके पास रिसीव कर सकते हैं, ये सिंपल तरीके से बताता हूँ। ठीक है, ये सारणी है, देखो मैंने क्या बताया था अभी कि अगर एंटीजन होगा, एंटीजन डिनोट करता है किसको, रक्त समूह को, ब्लड ग्रुप को। ठीक है, ब्लड ग्रुप को कौन डिनोट करेगा, ब्लड ग्रुप को डिनोट करेगा एंटीजन। अगर मेरे पास एंटीजन ए है तो मेरा ब्लड ग्रुप होगा ए, मेरे पास एंटीजन बी है तो मेरा ब्लड ग्रुप होगा बी, मेरे एंटीजन मेरे बॉडी में ए बी है, रक्त में ए बी है तो उसे बोल दूंगा मैं रक्त समूह ए बी। मेरा एंटीजन अगर ओ है तो मैं उसे बोल दूंगा बेसिकली रक्त समूह ओ। ये इतना ध्यान रखना। अब देखो एक ना, ये ध्यान रखना कि अगर मेरे पास एंटीजन ए है तो इसका विपरीत होगी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किसकी विपरीत होगी, यानी कि मेरे पास ए है तो मेरे पास एंटीबॉडी होगी बी। मेरे पास अगर रक्त समूह बी है, एंटीजन बी है, मेरा रक्त समूह क्या है बी है या एंटीजन बी है, तो मेरी एंटीबॉडी होगी ए। ठीक है, मेरा रक्त समूह या मेरा एंटीजन ए बी है तो मेरे पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, वो मैंने बताया था क्यों नहीं होगी। और मेरी एंटीजन मेरे पास है ही नहीं तो मेरी एंटीबॉडी होगी ए बी, ये डिनोट करना। ठीक है, अब किसको दे सकते हैं किसको ले सकते हैं उसे समझते हैं। देखिए मैं मेरे भाई को तो बर्दाश्त कर लूंगा, ठीक है, पर बाहर से मेरा भाई मेरे चांटा दे देगा तो मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा, पर बाहर का आदमी मेरे चांटा दे देगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसी तरह देखो एंटीबॉडी भी वर्क करेगी, एंटीबॉडी ऐसे वर्क करेगी कि मेरे पास एंटीबॉडी बी है तो मेरा भाई चांटा लगेगा ना, यानी कि बी बी अगर एंटीबॉडी बी आई कि सेम सेम एक खून आ रहा है ना, यानी मेरा मेरा भाई मेरा खून मेरा एक ही खून हो गया, मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ तो मैं चाटा खा लूंगा। तो इसी तरह बी है, ये देखो बी बी आएगा ना तो बी को बी चांट धर सकता है तो वो खा लेगा, पर अगर ए धरेगा ना इसके चांटा, यानी ए अगर आ जाएगी एंटीबॉडी अगर ए आ जाएगी तो वो चांटा नहीं खाएगी। इसका मतलब देखो बी वाली एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी के साथ तो व्यवहार दर्शाएगी, कुछ ही नहीं करेगी, इसे आने देगी, इसकी ही प्रकृति का है। अगर ये बी के पास में आ गई एंटीबॉडी ए तो ये इसे किल करने में लग जाएगी, इसे सूचना मिल जाएगी कि ये हमारी प्रकृति के नहीं है, हमारी जात के नहीं है, तो इसे खत्म कर देगी। इसी तरह ये वर्क करेगी एंटीबॉडीज। ठीक है, अब ये वर्क कर रही है, देखो अब ब्लड कैसे लेंगे, मेरे पास एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए है, मेरे पास एंटीबॉडी ए है, तो मैं रक्त किसको दे सकता हूँ,
दोस्तों में बेसिकली रक्त समूह ए वाला ए को तो दे सकता है। आपने सुना होगा कि तेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो बोलता है मेरे पास ए है। तो ऐसे कहता है कि मैं अच्छा ए है क्या, तो यार मुझे किसी को जरूरत है ए ब्लड ग्रुप की, तो तेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए को चाहिए ब्लड, तो ए दे दे। तो ये सेम सेम दे सकता है, इस तरह याद रखना। एक तो ब्लड एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्ट नहीं करेगी एंटीजन के साथ। एंटीबॉडी का बेसिकली काम होता है एंटीजन को ख़त्म करना, तो ये एंटीजन को ख़त्म नहीं करेगी। कौन? ब्लड एंटीबॉडी बी। तो मैं रक्त किसको दे सकता हूँ? मैं ए को दे सकता हूँ और ए बी को भी दे सकता हूँ, ठीक है। ए बी को भी मैं दे सकता हूँ, पर मैं ले किससे सकता हूँ? मैं ए से ले सकता हूँ पर ओ से नहीं ले सकता। अभी एक ओ से क्यों नहीं ले सकता मैंने? ये सर्वग्राही या सर्वदाता क्यों है, ठीक है। सर्वदाता क्यों है? क्योंकि ओ के पास नहीं होती कोई भी एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी किल किसे करेगी? किसको किल करेगी एंटीबॉडी? ये किल करेगी उसको जो खुद की जात का हो। अगर मेरे पास एंटीबॉडी नहीं है तो जात क्या करेगी, ठीक है, कोई है नहीं, तो ये किसको किल नहीं करेगी, तो ओ के पास तो ये ले सकता है, ठीक है। एंटीबॉडी मारेगी नहीं, किसी एंटीजन है ही नहीं, तो बी वर्क ही नहीं करेगा, तो ये ले सकती है, ठीक है। इसी तरह बी की देखते हैं। रक्त समूह मेरे पास बी है, एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी कौन सी है मेरे पास? ए। एंटीबॉडी ए का मतलब है कि मैं एंटीजन बी को तो ले लूंगा, एंटीजन बी को तो मैं ले लूंगा, ठीक है। पर एंटीबॉडी मैं ना ही एंटीजन ए को लूंगा, यानी ना ही रक्त समूह ए को लूंगा, ना ही रक्त समूह, है ना, ए को भी नहीं लूंगा, ठीक है। तो मैं ले किस किस से दे सकता हूँ मैं रक्त? मैं एंटीजन बी है मेरे पास, तो मैं बी वाले को दे सकता हूँ और ए बी वाले को दे सकता हूँ। पर मैं रक्त किससे लूंगा? मेरा सेम ब्लड ग्रुप होगा बी, उसे दे सकता हूँ। ये देखो बी ले भी सकता हूँ, दे भी सकता हूँ, बी है सेम सेम है तो ले सकता हूँ, दे सकता हूँ। अब मेरे पास एंटीबॉडी नहीं है तो ले किसको सकता हूँ? मैं ओ के पास। जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है तो ले लो हटा, कोई दिक्कत नहीं है, एंटीबॉडी किसी पे वर्क नहीं करेगी। ए बी वाला क्या करेगा? इसे सर्वग्राही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबके पास ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं होती। मेरा देखो ब्लड ग्रुप ए बी है, मेरे पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो मैं किसी के पास भी ले सकता हूँ। एंटीबॉडी किस क्या करेगी? एंटीजन को मारेगी। तो मैं एंटीजन ए यानी रक्त समूह ए लूंगा, बी लूंगा, ओ लूंगा, कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा, एंटीबॉडी है ही नहीं तो मारेगी किसे, ठीक है। आपने ऑल आउट लगाया नहीं तो मच्छर को मारेंगे कैसे, ये चक्कर है। आपने कोई वो बॉडी गाड़ी नहीं बैठाया तो मारेगा किसे? कोई भी आ सकता है आराम से, दादागिरी से घूम सकता है। अगर किसी के साथ बॉडी गार्ड हो तो नहीं घूम सकते ना, वो बात है एंटीबॉडी की। तो मेरे पास ए बी है क्या? रक्त समूह, तो यानी एंटीजन ए बी है, तो मैं एंटीबॉडी है ही नहीं मेरे पास, तो मैं किसी को भी क्या रक्त दे सकते हैं क्या? मैं किसी को भी नहीं दे सकता। क्यों? कि मेरे पास एंटीजन दोनों है, ए बी है, दोनों एंटीजन तो दोनों है मेरे पास, यानी वो गंदे काम है ना वो तो है मेरे पास पूरे, पर अच्छे काम नहीं है जो, इसलिए तो मैं किसी को दूंगा ना तो एंटीबॉडी वर्क कर जाएगी, या तो बी वाली होगी तो बी कर देगी, ए होगी तो ए कर देगी, ए बी एंटीबॉडी होगी तो ए बी एंटीबॉडी वर्क कर देगी। तो मैं किसी को नहीं दे सकता, पर ले तो सकता हूँ मैं, तो इसे इसलिए बोलते हैं ए बी से ले सकता हूँ, बी से ले सकता हूँ, ए बी से ले सकता हूँ, ठीक है। इसे बोलते हैं सर्वग्राही। सर्वदाता यानी मेरे पास सर्वदाता का मतलब मेरे पास बॉडीगार्ड है, ए और बी नाम के दो बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं, पूरे तरीके के बॉडीगार्ड है, पांचों तरह की सुरक्षा है, मोदी वाली सुरक्षा पड़ी है मेरे पास। एंटीबॉडी का मतलब हो गया। तो एंटीजन है ही नहीं मेरे पास, ए ओ वाले के पास क्या है? एंटीजन है नहीं, जीरो का मतलब नहीं है, जीरो का मतलब नहीं है, तो क्या हो गया? तो मैं दे तो सकता हूँ सबको, क्यों? मेरे पास एंटीजन नहीं है, बुरे तत्व नहीं है, तो मैं दे दूंगा, सब आराम से ले लेंगे, हाथ जोड़ के ले लेंगे, चल आ जा, तू बुरा नहीं है, ले ले, ए भी ले लेगा, बी भी ले लेगा, ए बी भी ले लेगा, ओ भी ले लेगा। पर मैं रक्त ले कौन के पास सकता हूँ? मैं रक्त किसी के पास नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास बॉडीगार्ड बैठे हैं, कोई भी आएगा तो खत्म कर देंगे। मोदी के पास कोई भी जाएगा, कबूतर भी उड़ के जाएगा तो उसे भी खत्म कर देंगे। हाँ, इस तरह आप समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। ब्लड में आज के लिए इतना ही, आज की क्लास लंबी हो चुकी है। ब्लड के बारे में कल भी पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को छेड़ेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।